नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सूत एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा रीट मुख्य परीक्षा के भूगोल के सिलेबस का हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं और ये तीसरा पार्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक विस्तार के बारे में। इसके पहले आपके बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कवर अप किए जा चुके हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री आ जाएगा, जिसमें आपका ICT आ जाएगा जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जा करके एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। ठीक है भाइयों, चलिए बात करते हैं हम लोग राजस्थान के भौतिक विस्तार के बारे में। और सबसे पहले बात करेंगे पर्वत शिखर के बारे में, क्योंकि भौतिक विस्तार हम जान रहे हैं तो क्या होता है पर्वत, क्या होता है पर्वत श्रृंखला, ये सभी हमें पता होना चाहिए और यहाँ से सीधा प्रश्न हमारे एग्जामों में देखने को मिलता है। पर्वत शिखर के बारे में बात करें तो समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को किसमें शामिल किया जाता है? पर्वत में। कितना? समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पर्वत शिखर में शामिल किया जाता है, जो संपूर्ण उच्चावच का केवल 1% होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, संपूर्ण उच्चावच का पर्वत शिखर कितना है? तो केवल 1% है। और ध्यान दीजिएगा, पर्वत शिखर में उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक होगी। ठीक है ना? जैसे गुरु शिखर, तो ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ये सभी किस में आएंगे? तो पर्वत शिखर में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी ऊंचाई जो है वो हमारी 900 मीटर से अधिक है समुद्र तल से। पर्वत श्रृंखला क्या है? तो समुद्र तल से जो 600 से 900 मीटर की ऊंचाई वाला भाग होता है उसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अगर 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो उसे हम पर्वत शिखर कहेंगे। 600 से 900 मीटर की ऊंचाई है अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला कहेंगे। ठीक है ना? तो 600 से 900 मीटर ऊंचाई वाला भाग क्या कहलाता है? पर्वत श्रृंखला कहलाता है। जो संपूर्ण उच्चावच का कितना है पर्वत श्रृंखला? तो 6% है। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। उच्च भूमि या पठार की बात करें तो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई वाला जो भाग होता है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसमें? उच्च भूमि, या जिसे हम पठार कहते हैं। तो कितना? समुद्र तल से 300 से 600 मीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र। संपूर्ण उच्चावच का कितना होता है? तो 31% होता है। ठीक है ना? पर्वत शिखर कितना है? तो 1% है। पर्वत श्रृंखला कितना है? तो 6% है। उच्च भूमि या पठार संपूर्ण उच्चावच का कितने % भाग है? तो 31% भाग है। जैसे अरावली की निम्न पहाड़ियाँ, नागौर की उच्च भूमि, दक्षिण राजस्थान, हाड़ौती का पठार, ये सभी कैसे हैं? तो ये सभी हमारे 300 से 600 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। ठीक है ना? बात करेंगे मैदान की, तो समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचाई वाले भाग को हम लोग मैदान की श्रेणी में रखते हैं, जो संपूर्ण उच्चावच का 51% होता है। जैसे पश्चिमी रेतीला मैदान, पूर्वी मैदान। इसके अतिरिक्त हम बात करें निम्न भूमि क्या है, तो 150 मीटर से कम ऊंचाई वाले भाग जो होते हैं उन्हें निम्न भूमि की कैटेगरी में रखा जाता है, अर्थात इनकी ऊंचाई जो होती है वो 150 मीटर से, समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई होती है। संपूर्ण उच्चावच का 11% भाग जो होता है वो निम्न भूमि जो है वो ऑक्यूपाई किए हुए है। जैसे खारे पानी की झीलें और रन, जैसे कच्छ का रन हो गया हमारा। ठीक है ना? तो ये सभी एग्जाम्पल आ जाते हैं निम्न भूमि के। क्यों? क्योंकि इनकी ऊंचाई जो है वो 150 मीटर से कम है। कहाँ से 150 मीटर हम मापेंगे? तो समुद्र तल से मापेंगे। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, खारे पानी की झील और रन किसके उदाहरण हैं? तो निम्न भूमि के उदाहरण होते हैं। बात करेंगे निम्न में से समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जिला है। ठीक है ना? याद रखिएगा। बात करेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में, अर्थात पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में बात करें तो पृथ्वी की आयु कितनी है? तो लगभग 4.6 अरब वर्ष की आयु है। 4.6 अरब वर्ष है पृथ्वी की पूरी आयु। पृथ्वी के इस संपूर्ण भूगर्भ इतिहास को कई कालखंडों में विभाजित किया गया। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक होता है ईरा, जिसे कहते हैं महाकल्प। कभी कभी ये सीक्वेंस पूछ लेता है सॉरी। पहले ईरा होता है जिसे महाकल्प कहा जाता है, दूसरा पीरियड होता है जिसे कल्प कहा जाता है, तीसरा एपोची होता है या इपॉक होता है जिसे युग कहा जाता है, और फिर चौथा एज होता है जिसे काल कहते हैं। तो सबसे पहले महाकल्प, फिर कल्प, उसके बाद युग, उसके बाद काल। ईरा, पीरियड, ठीक है ना, इपॉक और एज। तो EPEA याद रखेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले ईरा, PEA, पीरियड, इपॉक, एज। ठीक है ना? अब बात करें अगर ईरा की, तो ईरा में सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा जिसे आद्य महाकल्प कहा जाता है, पैलियोजोइक एरा जिसे पुराजीवी महाकल्प कहते हैं, मेसोजोइक एरा जिसे मध्यजीवी महाकल्प कहते हैं, और सीनोजोइक एरा जिसे नवजीवी महाकल्प कहा जाता है। तो यहाँ से जो ध्यान देने वाली चीज़ है उसे बड़े गौर से देखिएगा। जो ईरा है
इसके पीरियड में तो प्री कैम्बियन एरा में या आद्य महाकल्प जिसे कहते हैं, इसमें आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। पैलियोजोइक एरा जो है या पुराजीवी महाकल्प, इसमें कार्बोनिफेरस और पर्मियन। मेसोजोइक एरा किसके पीरियड में, तो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड की है। पूछ ले जाता है कि क्रिटेशियस पीरियड जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो मेसोजोइक एरा अर्थात मध्यजीवी के अंतर्गत आता है, जिसमें ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस ये किस में आता है, तो मेसोजोइक एरा के अंतर्गत आता है। जो पैलियोजोइक एरा है इसमें कार्बोनिफेरस और पर्मियन आएगा। या कार्बोनिफेरस किस पीरियड का है, तो ये तो है ही पीरियड है ना, तो कार्बोनिफेरस किस एरा के अंतर्गत आएगा, तो पैलियोजोइक एरा के। ठीक है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस एरा में हुआ, तो प्री कैम्बियन एरा में हुआ, अर्थात आद्य महाकल्प में हुआ था। प्री कैम्बियन एरा में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था। मेसोजोइक एरा के अंतर्गत ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस आते हैं। सीनोजोइक एरा है, इसमें दो पीरियड है, एक टर्शियरी अर्थात तृतीयक और दूसरा जो है वो क्वार्टनरी अर्थात चतुर्थक। प्लास्टोसीन, होलोसीन किस पीरियड के हैं, तो क्वार्टनरी पीरियड के हैं। ठीक है, किस पीरियड के हैं, तो क्वार्टनरी पीरियड के हैं। अगर पूछ लेता है कि प्लास्टोसीन और होलोसीन किस एरा के हैं, तो सीनोजोइक एरा के हैं। ठीक है ना। एज की बात करें तो मेघालय एज किसका है, तो होलोसीन इपोक का, क्वार्टनरी पीरियड का, सीनोजोइक एरा का। ठीक है ना। मेघालय एज किसका है, तो होलोसीन इपोक का, क्वार्टनरी पीरियड का और सीनोजोइक एरा का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आग्नेय चट्टान का निर्माण किस एरा में, प्री कैम्बियन एरा में। कार्बोनिफेरस और पर्मियन किस एरा में, तो पैलियोजोइक एरा में। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस किस में, तो मेसोजोइक एरा में। सीनोजोइक एरा में टर्शियरी और क्वार्टनरी अर्थात चतुर्थक। इसमें दो इपोक हुए, प्लास्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन से मेघालय एज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं राजस्थान का भू आकृति स्वरूप कैसा है। तो राजस्थान का भू आकृतिक स्वरूप बहुत पुराना है, जो लंबे समय की अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाओं से बना है। पूछ लेगा राजस्थान का भू आकृतिक स्वरूप किस प्रक्रिया के द्वारा बना है, तो अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं के द्वारा बना है राजस्थान का भू आकृतिक स्वरूप। राजस्थान के वर्तमान भू आकृतिक स्वरूप राजस्थान के वर्तमान भू आकृतिक स्वरूप कैसे हैं, तो शैल समूह हैं और उनकी संरचना से अत्यधिक प्रभावित हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो चलिए, राजस्थान में विद्यमान अरावली पर्वतमाला प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग है। पूछ लिया है प्रश्न में कि जो अरावली पर्वतमाला है यह किसका भाग है, तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग है। जबकि थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो हैं ये टेथीस सागर के अंग माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अरावली पर्वतमाला है ये किसका भाग है, तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है अरावली पर्वत। जबकि थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो हैं वो किसके भाग हैं, तो टेथीस सागर के अंग ये माने जाते हैं। जैसे अंगारा लैंड जिसे लॉरेशिया कहते हैं या यूरेशियाई प्लेट भी कह लेते हैं, और राजस्थान में अंगारा लैंड या लॉरेशिया या यूरेशियाई प्लेट का कोई भी अवशेष नहीं मिलता है। जबकि टेथीस सागर का एक अवशेष मिलता है हिमालय के रूप में, थार के मरुस्थल के रूप में, खारे पानी की झील, पूर्वी मैदान का निर्माण किससे हुआ है, तो नदी निर्मित है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। जबकि गोंडवाना लैंड अर्थात भारतीय प्लेट के अंतर्गत अरावली पर्वत, दक्कन का पठार, हाड़ौती का पठार, ये तीनों जो है वो गोंडवाना लैंड अर्थात भारतीय प्लेट के अवशेष के रूप में जाने जाते हैं। अरावली पर्वतमाला किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्कन का पठार किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। हाड़ौती का पठार किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। जबकि टेथीस सागर जो है इसका अवशेष के रूप में हिमालय, थार का मरुस्थल, खारे पानी की झील और पूर्वी मैदान ये सभी टेथीस सागर के अवशेष के रूप में जाने जाते हैं। बात करेंगे भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहते हैं, अर्थात पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है, तो भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी किस महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखिएगा संपूर्ण पृथ्वी जो है हमारी ये पैंजिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है ना। चलिए, थार का मरुस्थल किसका उदाहरण है, टेथीस सागर का उदाहरण है। ठीक है ना, टेथीस सागर का उदाहरण है क्या, थार का मरुस्थल। अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। जलोढ़ मैदान कौन सा है, तो पूर्वी मैदान है। क्यों, अभी हमने ऊपर बताया आपको, नदी निर्मित मैदान है कौन सा, पूर्वी मैदान। गोंडवाना लैंड का भाग क्या है, दक्कन ट्रैप। अभी हमने पढ़ा गोंडवाना लैंड का भाग है दक्कन ट्रैप। हाड़ौती का पठार ये सभी किसके भाग हैं, तो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण किसने किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण विनय चंद्र मिश्रा अर्थात वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था।
राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण किसने किया? तो विनय चंद्र मिश्रा ने किया था, वीसी मिश्रा। इन्होंने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे कौन कौन से थे। तो सबसे पहले ऊपर से लगता हुआ नहरी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल का बीहड़। इन 7 भागों में वीसी मिश्रा ने सबसे पहले किया था क्या? वर्गीकरण। किसका? राजस्थान का। ठीक है ना, भौगोलिक वर्गीकरण। ठीक है। बात करेंगे वर्तमान में धरातली स्वरूप के आधार पर राजस्थान को कितने प्रदेशों में डिवाइड किया गया है? तो वर्तमान में धरातली स्वरूप के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार। अब इसमें हम बात करें पश्चिमी रेतीला मैदान जिसे मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अरावली पर्वत जिसे मेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है, पूर्वी मैदान जिसे मेवात प्रदेश, और ये किस पीरियड का है? तो क्वार्टनरी पीरियड का है पूर्वी मैदान, सिनोजोइक एरा का। और जो दक्षिण पूर्वी पठार है जिसे हम माल प्रदेश कहते हैं, माल प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो हाड़ौती का पठार और विंध्यन कगार भूमि। हाड़ौती का पठार किस एज का है, किस एरा का है? तो मेसोजोइक एरा का है, मध्यजीवी महाकल्प का है। विंध्यन कगार भूमि पैलियोजोइक एरा का है। ठीक है, यहाँ से सीधा प्रश्न बन जाता है कि हाड़ौती का पठार है मेसोजोइक एरा का, विंध्यन कगार भूमि है पैलियोजोइक एरा का। अब पश्चिमी रेतीला मैदान जिसे मरु प्रदेश कहते हैं, इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में सॉरी। बाप बोल्डर, अवसादी और बालुका स्तूप। जो बाप बोल्डर है ये पैलियोजोइक एरा के हैं, अवसादी ठीक है ये टर्शियरी पीरियड अर्थात तृतीयक के हैं, और जो बालुका स्तूप है ये क्वार्टनरी पीरियड अर्थात चतुर्थक के हैं। ठीक है ना, तो ये को याद रखिएगा। बाप बोल्डर पैलियोजोइक एरा के हैं, अवसादी टर्शियरी पीरियड के हैं, बालुका स्तूप क्वार्टनरी पीरियड के हैं। ठीक है ना, बालुका स्तूप पूछा हुआ है आपसे कि बालुका स्तूप किस पीरियड का है? तो क्वार्टनरी पीरियड के में निर्मित हुआ है बालुका स्तूप। टर्शियरी पीरियड में अवसादी निर्मित हुए हैं। बाप बोल्डर जो है ये पैलियोजोइक एरा के हैं। ठीक है ना। चलिए पैलियोजोइक एरा के ऐसे याद रख लीजिएगा, नहीं याद होता है तो क्या पता है? क्वार्टनरी में बालुका स्तूप और पूर्वी मैदान को याद रख लीजिए। कैसे हैं? तो क्वार्टनरी पीरियड के हैं। ठीक है ना, सिनोजोइक एरा के दोनों। अब टर्शियरी की बात किया जाए तो टर्शियरी में हमारे पास एक ही है। ठीक है ना, पैलियोजोइक एरा में बाप बोल्डर को याद रख लीजिएगा और विंध्यन कगार भूमि। बाप बोल्डर और विंध्यन कगार भूमि किस एरा के हैं? तो पैलियोजोइक एरा के हैं। अवसादी आपको पता ही रहेगा, टर्शियरी के हैं। ठीक है, तो बाप बोल्डर और विंध्यन कगार भूमि किस एरा के हैं? तो पैलियोजोइक एरा के हैं। बालुका स्तूप और पूर्वी मैदान कैसे हैं? तो क्वार्टनरी पीरियड के हैं। ठीक है ना, अवसादी आपको टर्शियरी याद ही हो जाएगा। ठीक है भाइयों, चलिए बात करेंगे हम लोग अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन एरा का है। बात करते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान अर्थात थार के मरुस्थल के बारे में। उत्पत्ति कैसे हुई? तो भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार थार के मरुस्थल के स्थान पर पहले विस्तृत समुद्र था। भूगर्भिक हलचल के कारण और जलवायु के शुष्क होने से मरुस्थल का निर्माण शुरू हो गया। प्लास्टोसीन युग में यहाँ मानव ने कदम रखा था। बहुत महत्वपूर्ण है कि थार के मरुस्थल में मानव ने कब कदम रखा? तो प्लास्टोसीन युग में रखा था, और पशुचारण और कृषि आदि मानवीय क्रियाकलाप शुरू किए। इनसे बालुका स्तूपों का निर्माण हुआ है। बालुका स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ है? तो पशुचारण से। ठीक है ना, मानव के आगमन और पशुचारण से बालुका स्तूपों का निर्माण हुआ है। मानव ने पश्चिमी रेतीले मैदान पर कब कदम रखा? तो प्लास्टोसीन युग में यहाँ पर मानव ने कदम रखा था। 4000 से 1000 ईसा पूर्व इस क्षेत्र में पूर्णतः मरुस्थलीय दशाओं का विकास हुआ है। ठीक है, कब से कब? 4000 से 1000 ईसा पूर्व में। थार मरुस्थल किसका पूर्वी भाग है? तो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का। ठीक है ना, ये जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल है, थार मरुस्थल इसी का पूर्वी भाग है। किसका? ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का। जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल है इसका विस्तार 2 देशों में है, एक भारत में है और दूसरा पाकिस्तान में है। तो भारत में 4 राज्यों में है और जो पाकिस्तान है इसमें 2 राज्य में है। तो भारत के 4 राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, जहाँ पे इसे क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रेंगता है अर्थात इसमें लगातार वृद्धि होती है। पाकिस्तान में जो है हमारा ये उसे सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के रूप में, और वहाँ पर इसे थाल का मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में थार का मरुस्थल और सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में इसे थाल का मरुस्थल अर्थात क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। हमारे यहाँ रेगिस्तान और पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल
भारत के कितने राज्यों में है? तो 4 में है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, जिसे थार का मरुस्थल रेगिस्तान कहा जाता है। संपूर्ण भारत में 142 डिजर्ट ब्लॉक हैं। पूछा हुआ प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में कितने डिजर्ट ब्लॉक हैं? तो 142 है, जिसमें से 85 डिजर्ट ब्लॉक केवल हमारे राजस्थान में है। ठीक है ना, कितने हैं? 142 हैं, जिसमें से कंप्लीटली कितना हमारे पास है? तो 85 डिजर्ट ब्लॉक इज अवेलेबल इन राजस्थान। बात करेंगे थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला। थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और महान भारतीय जल विभाजक रेखा के पश्चिम में 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच 12 जिलों में कौन कौन से जिले हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह उष्ण मरुस्थल है, इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। अब यहाँ जो समझने वाली बात है, थार का मरुस्थल जो है, ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और महान भारतीय जल विभाजक रेखा के पश्चिम में 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। प्रश्न बनेगा, थार के मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है? तो आपको यहाँ सब जानना है। अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और महान भारतीय जल विभाजक रेखा के पश्चिम में 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, ठीक है, कितने जिले में? तो 12 जिले में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। ठीक है ना, याद हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और महान भारतीय जल विभाजक रेखा के पश्चिम में, किधर है? पश्चिम में है। 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 12 जिले में फैला हुआ है। और क्षेत्रफल कितना है हमारे थार के मरुस्थल का? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। और यह कैसा मरुस्थल है थार का मरुस्थल? तो यह उष्ण मरुस्थल है। ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है? तो उष्ण मरुस्थल की लंबाई या हमारे थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी है? तो 640 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है ये 300 किलोमीटर तक है। इस प्रदेश का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम की ओर है। किधर है? तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इसका ढाल है। थार के मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी भाग समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी भाग समुद्र तल से 150 मीटर ऊंचा है। ध्यान देने वाली बात है, उत्तरी थार का मरुस्थल जो है उसका उत्तरी और पूर्वी भाग कितना है? समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा है, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी कितने पे है? तो 150 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये आगे काम देगा, आगे याद रखिएगा। उत्तरी पूर्वी जो है वो 300 मीटर है समुद्र तल से और जो दक्षिणी पश्चिमी है वो 150 मीटर है। बात करें, नोट लगा के लिखिएगा, 2,09,000 किलोमीटर स्क्वायर ये मरुस्थलीकरण क्षेत्र है। ठीक ना, 2,09,000 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? मरुस्थलीकरण क्षेत्र। 2,09,000 किलोमीटर स्क्वायर। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि सर आपने तो एक बार थार का मरुस्थल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर बताया, बट यहाँ पे 2,09,000 किलोमीटर। तो भैया वो मरुस्थल का क्षेत्रफल मैंने 1,75,000 बताया, मरुस्थलीकरण क्षेत्र 2,09,000 किलोमीटर स्क्वायर है, मरुस्थलीकरण क्षेत्र। ठीक है ना। चलिए, क्षेत्रफल हमारे थार के मरुस्थल का कितना है? तो 61.11%, लगभग 2/3 जनसंख्या। तो राज्य की लगभग 40% जनसंख्या हमारे मरुस्थल में रहती है। मिट्टी कैसी है? तो रेतीली बलुई मृदा है। वर्षा कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इससे बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है राजस्थान का? तो 61.11% है थार के मरुस्थल का। लगभग 2/3 कह सकते हैं कि जो संपूर्ण राजस्थान है उसका 2/3 भाग जो है वो क्या है? थार का मरुस्थल फैला हुआ है। जनसंख्या, तो राज्य की लगभग 40% जनसंख्या जो है वो हमारे थार के मरुस्थल में रहती है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, गंगानगर के लगभग आ जाएगा। ठीक है ना। तो मिट्टी कैसी है? तो रेतीली बलुई मृदा है। वर्षा कैसी होती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है? तो सेवड़, धामड़, अंजन, खेजड़ी, मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है। जलवायु कैसी है? तो शुष्क, अर्धशुष्क और अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है हमारे थार के मरुस्थल में। फसल कौन कौन सी उग सकती है? तो बाजरा, ज्वार, ग्वार, मूंग, मोठ यहाँ पे उत्पादित की जा सकती है। खनिज की बात करें तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, नमक, जिप्सम, चूना पत्थर और रॉक फास्फेट जो है यहाँ पे पाया जाता है।
ठीक है ना। चलिए बात करेंगे आगे। थार के मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पूछ लेगा कि थार के सर्वाधिक जैव विविधता और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो थार के मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। थार के मरुस्थल को कौन सी समवर्षा रेखा विभाजित करती है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में डिवाइड करती है। एक तरफ क्या, लघु रेगिस्तान और एक तरफ महान रेगिस्तान, ठीक है ना। एक तरफ हम कह सकते हैं कि सबसे पश्चिमी भाग वाला जो है, उसके बाद उसे थोड़ा सा और हमारा अरावली के पश्चिम में, और 25 सेंटीमीटर रेखा जो है वो आपके रेगिस्तान को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है ना। तो अर्थात शुष्कता के आधार पर थार के मरुस्थल को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। एक है शुष्क मरुस्थल, एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अभी यही थोड़ा सा मिस हो रहा था मेरे दिमाग से। तो जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल को 2 भाग में, एक शुष्क मरुस्थल एक अर्ध शुष्क मरुस्थल में डिवाइड कर देती है। जो शुष्क मरुस्थल है उसमें हमारा बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र आता है, जबकि जो अर्ध शुष्क है इसमें लूणी बेसिन, नागौर की उच्च भूमि, शेखावाटी का अंतर प्रभावी क्षेत्र और घग्गर प्रदेश आता है। तो किस में आता है, तो याद रखिएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल में आता है लूणी बेसिन, नागौर की उच्च भूमि, शेखावाटी का अंतर प्रभावी क्षेत्र और क्या, घग्गर प्रदेश। अब शुष्क मरुस्थल के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। तो एक बार इसे फिर से देख लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। तो शुष्कता के आधार पर मरुस्थल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। एक होता है शुष्क मरुस्थल, एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो शुष्क मरुस्थल है उसमें बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र आता है और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र आता है, जबकि अर्ध शुष्क वाले में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि नागौर की उच्च भूमि जो है वो किस मरुस्थल के अंतर्गत आती है, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी, लूणी बेसिन, नागौर की उच्च भूमि, शेखावाटी का अंतर प्रभावी क्षेत्र और घग्गर प्रदेश किस में आता है, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में आता है। शुष्क मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल के इस भाग में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जो शुष्क मरुस्थल है इसमें कितनी वर्षा होती है, तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसका विस्तार कच्छ से लेकर के पंजाब तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे लगा हुआ है, ठीक है। शुष्क मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो कच्छ से लेकर के पंजाब तक है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र क्या है, तो शुष्क मरुस्थल के 98.5% क्षेत्र पर जो है वो क्या है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र फैला हुआ है। कितने पे, तो 58.5% क्षेत्र पर, ठीक है। किसके, तो शुष्क मरुस्थल के। बालू का स्तूपों की अधिकता महान भारतीय मरुस्थल कहते हैं, ठीक है ना। बालू का स्तूपों की अधिकता के कारण भारतीय महान मरुस्थल इसे कहा जाता है, किसे, शुष्क मरुस्थल को। बात करें अपर्दन और निक्षेपण का प्रतिफल कब होता है, तो मार्च और जून तक अपर्दन और निक्षेपण का प्रतिफल इसमें होता है। इस क्षेत्र में नए व पुराने सभी प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं शुष्क में, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो बालू का स्तूप है वो है बरखान। तो यह कैसा होता है, तो बरखान जो है यह अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है। और सर्वाधिक गतिशील कौन सा बालू का स्तूप है, तो बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील भी होता है और यह फसलों के लिए हानिकारक भी होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है बरखान बालू का स्तूपों की, तो 10 से 20 मीटर होती है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप बात करेंगे तो 30 से 60 फीट के लगभग यह ऊंचा हो जाता है, फीट के, ठीक है ना। 10 से 20 मीटर है तो 30 से 60 फीट के लगभग यह ऊंचा हो सकता है बरखान। सर्वाधिक गतिशील भी कौन है, तो बरखान बालू का स्तूप। आकृति कैसी होती है, तो अर्धचंद्राकार बालूकार स्तूप होता है, कौन सा, बरखान वाला। और इसमें जो ढाल होती है वो कैसी होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बरखान बालू का स्तूपों में पवनोमुखी ढाल उत्तल होता है और पवनोविमुखी ढाल अवतल होता है। पूछा हुआ प्रश्न है कि बरखान बालू का स्तूपों में पवनोमुखी ढाल कैसा होता है, तो उत्तल होता है, और पवनोविमुखी ढाल कैसा होता है, तो अवतल होता है। यह सर्वाधिक चुरू के भालेरी अर्थात पालेरी भी कहीं कहीं आपको मिलता है, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो बरखान बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो चुरू के भालेरी या पालेरी में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सीकर, जैसलमेर, गंगानगर के सूरतगढ़, बीकानेर के लूड़करणसर, जोधपुर का ओसिया और बाड़मेर में जो है वो बरखान बालू का स्तूप पाया
जाता है। ठीक है ना, इसमें से 4 दे देगा, बोलेगा कि कहाँ पे बरखान बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है। तो ये बड़ा इजी सा रहता है। अब सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है ये जरूर याद रखिएगा, चूरू के भालेरी में बरखान बालू का स्तूप पाया जाता है। बात करें अनुदैर्ध्य या रेखीय या पवनानुवर्ती या जिसे देशांतरी बालू का स्तूप कहते हैं, तो ये वायु की दिशा के अनुरूप बनते हैं। कौन से? अनुदैर्ध्य, इसी का नाम रेखीय है, इसी का नाम पवनानुवर्ती है, इसी का नाम देशांतरी बालू का स्तूप है। ये वाई या आई आकार के होते हैं। कौन से बालू का स्तूप वाई या आई आकार के होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के? तो अनुदैर्ध्य, रेखीय, पवनानुवर्ती, देशांतरी ये सभी एक ही हैं और ये अंग्रेजी के वाई या आई आकार के होते हैं। यह जैसलमेर के रामगढ़, जोधपुर व बाड़मेर में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ अनुदैर्ध्य रेखीय पाया जाता है? तो जैसलमेर के रामगढ़ में अनुदैर्ध्य, रेखीय, पवनानुवर्ती और देशांतरी बालू का स्तूप सब एक ही है और ये जैसलमेर के रामगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में बात करें तो ये एक बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो लंबी अवधि तक पवन एक ही दिशा में चलती है तो इसके समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे लंबे समय तक हवा चल रही है, इसके समकोण पर जो स्तूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यह बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़ में पाए जाते हैं अनुप्रस्थ टाइप के बालू का स्तूप। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हवा जो है वहाँ लंबे ड्यूरेशन तक चले, और जब एक सीधी दिशा में हवा लगातार चलती रहती है तो इसके समकोण पर बनने वाला जो बालू का स्तूप होता है उसे ही कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। आगे बात करेंगे पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप के बारे में। तो इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण मरुस्थल में है। इसके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा बालू का स्तूप है जिसके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान होता है? तो पैराबोलिक या परवलयिक जो हमारा बालू का स्तूप होता है उसमें मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान सर्वाधिक होता है। और ये किस आकार की होती है? तो यू आकार की। अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार का कौन सा बालू का स्तूप होता है? तो पैराबोलिक या परवलयिक होता है। ठीक है। तारा बालू का स्तूप के बारे में बात करें तो विभिन्न दिशाओं से पवनों के चलने से इन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। तारा बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है? तो जब विभिन्न दिशाओं से पवन चलता है तो इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है और ये श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाते हैं। तो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप श्रृंखलाबद्ध रूप में पाया जाता है? तो याद रखिएगा तारा का जो तारा बालू का स्तूप है या जिसे हम स्टार सैंड ड्यून कहते हैं वो श्रृंखलाबद्ध रूप में हमेशा पाया जाता है। और जैसलमेर के मोहनगढ़ के साथ साथ पोखरण और गंगानगर का सूरतगढ़ जो इलाका है यहाँ पे हमें स्टार सैंड ड्यून देखने को मिलते हैं, तारा बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? जैसलमेर का स्पेशली क्षेत्र है मोहनगढ़, पोखरण और गंगानगर। ठीक है ना। चलिए अवरोधी बालू का स्तूप के बारे में बात करें तो भवन, इमारत, जंगल, पहाड़ी के अवरोध के कारण बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। ये अजमेर में नाग पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में। बूढ़ा पुष्कर, जयपुर के विचून पहाड़ कहाँ है? जयपुर में है। जोबनेर व सीकर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो अवरोधी बालू का स्तूप कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो अजमेर में नाग पहाड़ी, बूढ़ा पुष्कर, जयपुर के विचून पहाड़ को जरूर याद रखिएगा, कहाँ पे है? जयपुर में है। जोबनेर, सीकर की पहाड़ियों में पाया जाता है अवरोधी टाइप का बालू का स्तूप। यह अपने इसके मार्ग में अवरोध पड़ने के कारण इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। अब बात करेंगे स्क्रब काफिज या जिसे सब्र काफिज के नाम से भी जाना जाता है। जो स्क्रब काफिज है मरुस्थलीय झाड़ियों के आसपास बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो स्क्रब काफिज कहा जाता है। जो मरुस्थलीय झाड़ियों के आसपास बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? तो इन्हें स्क्रब काफिज या फिर इन्हें सब्र काफिज के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम राजस्थान में सभी जगह पाए जाते हैं। कौन सा ऐसा बालू का स्तूप है जो पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह पे पाया जाता है? तो स्क्रब काफिज या सब्र काफिज बालू का स्तूप पश्चिमी राजस्थान में लगभग सभी जगह पे पाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, बालू का स्तूप के लहरों को क्या कहा जाता है? तो जैसे बालू का स्तूप है हमारा यू आकार में बन रहा है, वाई या आई आकार में बन रहा है, तो उस पर आप देखे होंगे ऐसे ऐसे रेखाएं बनी रहती हैं। तो इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इन रेखाओं को उर्मिकाएं कहा जाता है। अर्थात बालू का स्तूप के लहरों को क्या कहते हैं? तो उर्मिका के नाम से जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में निम्न में से कौन से अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान और परवलई जो बालू का स्तूप हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। संपूर्ण थार का मरुस्थल कौन से बालू का स्तूपों से पटा या अटा हुआ है? तो पैराबोलिक टाइप के जो हमारे बालू का स्तूप है उनसे हमारा पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह से पटा हुआ है।
तो याद रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में कौन से अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान और परवलई पाए जाते हैं। जबकि संपूर्ण थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप से पटा हुआ या अटा हुआ है? तो पैराबोलिक टाइप के बालू का स्तूपों से संपूर्ण थार का मरुस्थल हमारा पटा हुआ है। चलिए भाइयों, आगे चलते हैं और बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के बारे में। जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इस क्षेत्र में टर्शियरी पीरियड की अवसादी परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। तो पूछ लेगा, टर्शियरी पीरियड की अवसादी परतदार चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं और इसमें चूना पत्थर की अधिकता होती है। यहाँ जुरासिक पीरियड के जीवाश्म पाए जाते हैं। ये जैसलमेर के आकलवुड फॉसिल पार्क, कास्ट जीवाश्म पार्क जिसे कहते हैं, वहाँ पे है। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इस क्षेत्र में टर्शियरी पीरियड की अवसादी परतदार चट्टान पाई जाती है। इसमें चूना पत्थर की अधिकता होती है। यह जुरासिक पीरियड के जीवाश्म पाए जाते हैं इसमें। ये जैसलमेर के आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? तो जैसलमेर में है, जिसे काष्ठ जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। इसी क्षेत्र में थार का घड़ा चंदन नलकूप, थार का घड़ा चंदन नलकूप और लाठी सीरीज भूगर्भिक जलपट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना। लाठी श्रृंखला का निर्माण मध्यजीवी महाकल्प में हुआ है। पूछ लेगा, लाठी श्रृंखला का निर्माण किस महाकल्प में हुआ है? तो मध्यजीवी महाकल्प में लाठी श्रृंखला का निर्माण हुआ है। बाप बोल्डर्स के बारे में बात करें तो इसका निर्माण पुराजीवी महाकल्प के कार्बोनिफेरस व पर्मियन पीरियड में हुआ है। बाप बोल्डर के बारे में ऊपर हमने आपको बताया था। तो इसका निर्माण पुराजीवी महाकल्प के कार्बोनिफेरस व पर्मियन पीरियड में हुआ है। इस प्रकार के गोलाश्म जोधपुर में बाप के आसपास हैं और इन्हें हिमवाहित गोलाश्म माना जाता है। पूछ लेगा कि हिमवाहित गोलाश्म कहाँ पाया जाता है? तो जोधपुर में बाप के आसपास पाया जाता है। ठीक है। और बाप बोल्डर का नाम ही हिमवाहित गोलाश्म भी है। निर्माण कब हुआ है बाप बोल्डर का? तो पूरा महाजीवी महाकल्प के कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड में हुआ है बाप बोल्डर्स का निर्माण। बात करें भादुरा बालुकाश्म, तो जोधपुर में बाप और भादुरा के आसपास जीवाश्म युक्त बालुकाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म युक्त बालुकाश्म कहाँ पाए जाते हैं? तो जोधपुर में बाप और भादुरा के आसपास जो हैं वो हमारे जीवाश्म युक्त बालुकाश्म पाए जाते हैं। इनका निर्माण सामुद्रिक अवस्था में हुआ है। ठीक है। भादुरा बालुकाश्म जो हैं, इनका निर्माण सामुद्रिक अवस्था में हुआ है। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है। इसे जियो हेरिटेज अर्थात भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है। किसे? आकलवुड फॉसिल पार्क को। इस क्षेत्र की अवसादी चट्टानों में टर्शियरी कालीन जीवाश्म ईंधन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो जो आकलवुड फॉसिल पार्क वाला क्षेत्र है। ठीक है ना। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र शुष्क मरुस्थल के कितने % भाग पे है? तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है वो शुष्क मरुस्थल के 41.5% भाग पर है। और बात करें बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र का विस्तार, या हम बात कर लें कि महान भारतीय मरुस्थल का विस्तार, तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र या फिर महान भारतीय मरुस्थल का विस्तार कितने % भाग पे है? तो 58.5% भाग पे है। ठीक है ना। यहाँ युक्त क्षेत्र है और यहाँ पे मुक्त क्षेत्र है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना का। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र शुष्क मरुस्थल के 41.5% भाग पर मुक्त क्षेत्र है और युक्त क्षेत्र जो है वो, या फिर हम कह लें भारतीय मरुस्थल, तो 58.5% भाग पर विस्तारित है युक्त वाला। ठीक है ना। मुक्त वाला कम है, युक्त वाला ज़्यादा है। ऐसे करेंगे तो दिमाग में राउंड फिगर आपके बन जाएगा। बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल के इस भाग में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। अर्ध शुष्क मरुस्थल में कितनी वर्षा होती है? तो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा शुष्क मरुस्थल है, ये हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल है। इसमें आता क्या क्या है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले घग्गर, शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र, नागौर की उच्च भूमि, लूणी बेसिन। ये आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। ठीक है। तो सबसे उत्तर से दक्षिण में पूछेगा तो हमको सबसे पहले घग्गर देगा, फिर शेखावाटी का अंतः प्रवाही क्षेत्र, ठीक है, फिर नागौर की उच्च भूमि दे देगा तीसरे पे, फिर लूणी बेसिन दे देगा चौथे पे। ठीक है। अगर यही पूछता है कि अर्ध शुष्क मरुस्थल का दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है, तब ये बदल जाएगा।
जब दक्षिण से उत्तर आपसे पूछ लेगा तो सबसे पहले लूणी बेसिन आएगा। क्या आएगा? लूणी बेसिन। उसके बाद नागौर की उच्च भूमि, उसके बाद शेखावाटी की अंतः प्रवाही क्षेत्र आ जाएगा, फिर घग्गर आ जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी बात, आप सबसे ऊपर घग्गर है, उसके बाद शेखावाटी है, फिर नागौर है, फिर लूणी है। अब इसको किसी भी क्रम से पूछे हमको गलत तो करना है नहीं, है ना। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल और घग्गर शेखावाटी की अंतः प्रवाही क्षेत्र है, फिर नागौर की उच्च भूमि है, उसके बाद फिर हमारा लूणी बेसिन है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे तो बड़े ईजी तरीके से आपको याद भी रहेगा, किसी भी क्रम में एग्जाम में आए तो आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे। बात करें लूणी बेसिन की, तो नदी निर्मित मैदान को बेसिन कहा जाता है। सबसे पहले बेसिन क्या होता है? तो नदी निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? लूणी नदी है। इसे गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। जालौर, पाली, सिरोही के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और लूणी बेसिन के अंतर्गत आता क्या क्या है? तो जालौर, पाली, सिरोही आता भी है लूणी बेसिन के अंतर्गत, ठीक है ना। लूणी बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गोडवार प्रदेश का मतलब जालौर, पाली और सिरोही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं बाड़मेर में मोकलसर सिवाना तक 56 गोलाकार पहाड़ियां हैं। इन्हें 56 की पहाड़ियां कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मोकलसर से सिवाना तक कितनी पहाड़ी है? 56 गोलाकार पहाड़ियां हैं और इन्हें ही 56 की पहाड़ियां कहते हैं। 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो बाड़मेर में है, ठीक है। बाड़मेर में कहाँ से कहाँ तक? तो मोकलसर से सिवाना तक, ठीक है ना। मोकलसर से सिवाना तक कुल 56 गोलाकार पहाड़ियां हैं और इन्हें ही 56 की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत है जिस पर जैन मंदिर है, ठीक है। पूछ लेगा कि नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? तो 56 की पहाड़ियों पर स्थित है। पूछ लेता है जैन मंदिर कहाँ है? तो अगर आपको नाकोड़ा पर्वत नहीं देता है तो 56 की पहाड़ियों पर जैन मंदिर स्थित है। अगर आपको ऑप्शन में नाकोड़ा दे देता है तो ठीक है, क्योंकि 56 की पहाड़ियों पर ही नाकोड़ा पर्वत भी हमारा स्थित है और नाकोड़ा पर्वत पे क्या है? जैन मंदिर है। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है, ठीक है। बात करें हल्देश्वर की पहाड़ी पर पीपलूद गांव बसा हुआ है। पीपलूद गांव कहाँ बसा हुआ है? तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर पीपलूद गांव बसा हुआ है। इसे मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं। मारवाड़ का माउंट आबू किसे कहते हैं? तो हल्देश्वर की पहाड़ी को कहते हैं, ठीक है। और इसी पर हमारा पीपलूद गांव बसा हुआ है। पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। यहाँ पे सारे प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? तो जालौर में है जसवंतपुरा की पहाड़ी। जालौर ग्रेनाइट की पहाड़ी कैसी है? तो गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं। इंसलबर्ग या द्वीपामिग्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जालौर ग्रेनाइट की पहाड़ी कैसी है? तो गुंबदाकार पहाड़ी है। इंसलबर्ग या क्या कहा जाता है? तो द्वीपामिग्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अभी हमने बात किया कि जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? तो जालौर में है और इन्हीं में सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है। जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? तो जालौर में है। इन्हीं जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर ही सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर कहाँ है? तो जसवंतपुरा की पहाड़ी पर जालौर में, ठीक है। रोजा भाकर और इसराना भाकर आपसे कई बार पूछा हुआ है कि रोजा भाकर कहाँ स्थित है? तो जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर में स्थित है। इसराना भाकर कहाँ है? तो ये भी जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर में ही है। डोरा पर्वत कहाँ है? तो जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर में है। सुंडा पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर में स्थित है, ठीक है ना। सुंडा पर्वत पर सुंधा माता का मंदिर है। सुंधा माता का मंदिर कहाँ है? जसवंतपुरा की पहाड़ी पर सुंडा पर्वत है, उसी पे स्थित है क्या? सुंधा माता का मंदिर। यहाँ पहला रोपवे 2006 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? सुंधा माता मंदिर में, जो सुंडा पर्वत पर है, जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर में। बात करेंगे पाली के पूर्व में काला भरा डूंगर है। काला भरा डूंगर कहाँ स्थित है? तो पाली के पूर्व दिशा में काला भरा डूंगर स्थित है। अब बात करते हैं नागौर की उच्च भूमि के बारे में। तो नागौर की जो उच्च भूमि है, इनका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो 500 मीटर है। और नागौर की उच्च भूमि कैसी है? तो ये बंजर भूमि है, ठीक है ना। अभी सबसे पहले हम पढ़े थे घग्गर, ठीक है, शेखावाटी का अंतः प्रवाही क्षेत्र, फिर नागौर की उच्च भूमि, फिर लूणी बेसिन। तो हमने लूणी बेसिन को कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं नागौर की उच्च भूमि को, ठीक है। उसके बाद शेखावाटी के अंतः क्षेत्र को पढ़ेंगे, फिर घग्गर क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो नागौर की उच्च भूमि वाला जो ये इलाका है, ये कैसा है? तो बंजर भूमि है। इस क्षेत्र में कई सारे खारे पानी की झीलें हैं, जैसे सांभर झील, डीडवाना झील, कुचामन झील, नावा झील। ये सभी कैसी हैं? तो खारे पानी की झील हैं। और कहाँ पे हैं? तो नागौर की उच्च भूमि है। सांभर झील, डीडवाना झील, कुचामन, नावा, ये सभी कैसी हैं?
तो खारे पानी की झील हैं जो नागौर की उच्च भूमि में स्थित हैं। इस क्षेत्र में धरातल के नीचे माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों के लवणीय तत्व केशिकत्व या केशिकाकर्षण या केशाकर्षण के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। इससे भूमि लवणीय हो जाती है। लवड़ी हो जाती है तो क्या होगी, बंजर हो जाएगी। इसे ऊसर, रेह, कल्लर, राकड़, चौपन आदि कहा जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्यों हो जाती है या नागौर की जो उच्च भूमि है ये क्यों बंजर हो जाती है, तो इसके नीचे माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें लवणीय तत्व होते हैं और ये केशिकात्व या फिर केशाकर्षण के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है। और ये जो ऊसर क्षेत्र होता है इसे ऊसर, रेह, कल्लर, राकड़ या चौपन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहाँ पे स्थित है, तो नागौर की उच्च भूमि में स्थित है। ठीक है। फ्लोराइड युक्त जल पट्टी कहाँ पे है, तो नागौर की उच्च भूमि में स्थित है। ठीक है ना। और ये फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को ही कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जो नागौर की उच्च भूमि में स्थित है। अब बात करेंगे तीसरे नंबर पे शेखावाटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र। शेखावाटी में सीकर, चुरू, झुंझुनू आता है। इसमें शामिल किया जाता है किसे, सीकर, चुरू और झुंझुनू को। इस क्षेत्र में एकमात्र नदी कांतली है। शेखावाटी की एकमात्र नदी कौन सी है, तो कांतली नदी है। जो शेखावाटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र है इसकी एकमात्र नदी कौन सी है, तो कांतली नदी है। यह बरखान बालुका स्तूपों की अधिकता है। कहाँ पे, शेखावाटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र जो है यहाँ पे किस टाइप के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, तो बरखान बालुका स्तूपों की यहाँ पे प्रधानता होती है। इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में अस्थायी तालाब बनते हैं जिसे सर सरोवर कहा जाता है। सर सरोवर कहाँ पे निर्मित होते हैं, तो शेखावाटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में होते हैं। कच्चे या पक्के कुओं को जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कच्चे या पक्के कुओं को तो जोहड़ या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। घग्गर प्रदेश के बारे में बात करें, जो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल का चौथा भाग है, सबसे दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग भी हमारा है यही घग्गर प्रदेश। तो वैदिक काल में सरस्वती, चौतांग जो विलुप्त हो गई हैं वर्तमान में, सतलुज, ब्यास अपने मार्ग इन्होंने बदल लिया। ये सभी नदियाँ कहाँ बहा करती थी, तो घग्गर प्रदेश में। कौन कौन सी, सरस्वती, चौतांग विलुप्त हो गई हैं, सतलज और ब्यास इन्होंने अपने मार्ग को परिवर्तित कर लिया है। तो ये सभी वैदिक काल में घग्गर प्रदेश में बहा करती थी। अब वर्तमान में एकमात्र घग्गर नदी बहती है। कहाँ पे, घग्गर प्रदेश में। ठीक है। चलिए, गंगानगर और हनुमानगढ़ का 75% भाग घग्गर प्रदेश में आता है। हनुमानगढ़ में घग्गर के मैदान को नाली पाट का मैदान भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ में घग्गर के मैदान को क्या कहा जाता है, तो नाली या पाट का मैदान भी कहा जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार 2200 से 1900 ईसा पूर्व भयंकर सूखे के कारण यह नदी विलुप्त हो गई थी। सरस्वती नदी के मार्ग की खोज के लिए के.एस. वाल्डिया समिति का गठन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है कि सरस्वती नदी जो क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, उनके मार्ग की खोज के लिए के.एस. वाल्डिया समिति को नियुक्त किया गया था या के.एस. वाल्डिया समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अनुसार यह नदी हिमालय से निकलती थी और कच्छ के रण के माध्यम से अरब सागर में पहुंचती थी। इसकी लंबाई लगभग कितनी थी, तो 4000 किलोमीटर थी। कुछ मरुस्थल के शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। रन या टाट क्या होता है, तो मरुस्थल में पाए जाने वाले अस्थायी खारे पानी की झील या दलदली मृदा को क्या कहा जाता है, रन या टाट कहते हैं। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले अस्थायी खारे पानी की झील, ठीक है, जिसमें कुचामन, नावा, डीडवाना अभी हमने पढ़ा, तो ये सभी खारे पानी की हैं। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी खारे पानी की झील या दलदली मृदा को क्या कहा जाता है, रन या टाट कहते हैं। प्रमुख रन, तो जैसलमेर में पोखरण है, काबोद है, कन्नौड़ है, भाकड़ी है, लवा है। बाड़मेर में थोब है, जोधपुर में फालौदी बाप है। ये प्रमुख रन हैं। ठीक है ना। चलिए, डांड के बारे में बात करें तो डांड क्या है, विशिष्ट लवणीय झीलों को क्या कहा जाता है, डांड कहा जाता है। पलाया क्या है, तो पवन निर्मित अस्थायी खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। तो ऐसी अस्थायी खारे पानी की झील जिनका निर्माण पवन के द्वारा होता है उसे पलाया कहा जाता है। बात करें कुई, बेरी, टांका, टोबा, झालरा, आगोर, मदार, पायतान, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी हमारे परंपरागत वर्षा जल संग्रहण के स्रोत हैं। ठीक है, जिसमें कुई जो है ये सबसे गहरा होता है। बेरी, टांका, टोबा, झालरा, आगोर, मदार, पायतान, ये सभी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण के स्रोत हैं। वर्षा के जल को क्या कहा जाता है, तो पालरा पाड़ी के नाम से भी वर्षा के जल को जाना जाता है। बात करें खड़ीन क्या है, तो 15वीं सदी में
पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को क्या कहते हैं? खड़ीन। आपसे प्रश्न बन जाएगा कि खड़ीन वर्षा जल संग्रहण पद्धति का इस्तेमाल कौन करता था? तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। जैसलमेर में 500 से अधिक खड़ीन हैं। सर्वाधिक खड़ीन कहाँ मिलते हैं? तो जैसलमेर में मिलते हैं, जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संग्रहण के लिए अपनाए जाने वाली एक विधि थी। ठीक है ना। हम्माद या हम्मद क्या है? तो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो हम्मादा या हम्मद कहा जाता है। रैग क्या है? तो मिश्रित मरुस्थल पथरीला और रेतीला को क्या कहा जाता है? रैग मरुस्थल, जिसमें जैसलमेर का रामगढ़ जो है ये रैग मरुस्थल का एक प्रमुख उदाहरण है। बात करेंगे इर्ग या अर्ग क्या है? तो रेतीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? इर्ग या अर्ग के नाम से जाना जाता है। किसे? तो रेतीले मरुस्थल को इर्ग या अर्ग के नाम से जाना जाता है। पिउड़ा क्या है? तो मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प को, जो विषैला सर्प होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पिउड़ा कहा जाता है। जो मरुस्थल में पाया जाने वाला सर्प होता है, जहरीला सर्प, उसे पिउड़ा कहते हैं। समगांव जैसलमेर का वनस्पति रहित गाँव है। जैसलमेर का वनस्पति रहित गांव कौन सा है? तो समगांव है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा गांव है जहां जो वनस्पति रहित है? तो समगांव है। कहाँ का है? जैसलमेर का। बात करेंगे नाचना। जैसलमेर का वह गांव जो मरुस्थल के प्रसार के लिए जाना जाता है, और मरुस्थल के प्रसार को रेगिस्तानी मार्च कहा जाता है। इस गाँव के ऊँट प्रसिद्ध हैं। ठीक है। जैसलमेर का वह गांव जो मरुस्थल के प्रसार के लिए जाना जाता है। कौन सा गांव? नाचना है। मरुस्थल के प्रसार को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तानी मार्च कहा जाता है मरुस्थल के प्रसार को। इस गांव के ऊंट जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। कहाँ के? तो नाचना के। ठीक है ना। कुलधरा क्या है? तो भूतिया गांव। कहाँ पे है कुलधरा? जैसलमेर में है। पालीवाल ब्राह्मणों का गाँव था ये। ठीक है ना। पालीवाल ब्राह्मणों का गाँव था कुलधरा। कैक्टस गार्डन भी यहीं पर है। कुलधरा में ही कैक्टस गार्डन भी स्थित है। ठीक है। कुलधरा कहाँ है? जैसलमेर में है। वल्ल या माड़ किसे कहते हैं? तो जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र जो होता है उसे वल्ल या माड़ कहा जाता है। थली क्या है? तो बीकानेर से चूरू तक की पट्टी जो है उसे थली कही जाती है। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक 4 प्रमुख पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई हैं। प्रत्येक पर्वत निर्माणकारी हलचल के बाद एक लंबा शांत काल आया है। इसे संपीडनात्मक बल का संग्रहण हुआ और इससे पर्वतों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले बात करें तो आर्कियन हलचल, जिसे चर्नियन पर्वतीकरण कहा जाता है। कैलोडोनियन हलचल। ठीक है। फिर शांत काल आ गया। फिर हर्सिनियन हलचल हुआ। उसके बाद फिर शांत काल आया। फिर अल्पाइन हलचल हुआ। उसके बाद फिर अभी शांत काल चल रहा है। तो याद रखिएगा, एक हलचल के बाद एक शांत काल आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर आर्कियन हलचल या चर्नियन पर्वतीकरण के बारे में, तो आर्कियन हलचल होती है तो ये कब होती है? प्री कैम्ब्रियन एरा में होती है। प्री कैम्ब्रियन एरा में होती है, जिसके अंतर्गत अरावली, अल्गोमन, लारेसियन इनका निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद फिर शांत काल आ जाता है। कैलोडोनियन हलचल होती है। कब होती है? पैलियोजोइक एरा में। तो आपलेसियन, विंध्यन, सतपुड़ा का निर्माण किस हलचल में हुआ है? तो कैलोडोनियन हलचल में हुआ है। आपलेसियन, विंध्यन और सतपुड़ा का निर्माण। हर्सिनियन हलचल के अंतर्गत मेसोजोइक एरा में हुआ ये हर्सिनियन हलचल। तो हार्ज, यूराल और लाठी श्रृंखला का निर्माण किस हलचल के अंतर्गत हुआ? तो हर्सिनियन हलचल के अंतर्गत हुआ है। फिर शांत काल आया। उसके बाद अल्पाइन हलचल होता है, जो सीनोजोइक एरा में होता है, जिसमें हिमालय और आल्पस का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, आर्कियन हलचल सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा, कोलोडोनियन हलचल पैलियोजोइक एरा, हर्सिनियन हलचल मेसोजोइक एरा, अल्पाइन हलचल सीनोजोइक एरा। तो प्री कैम्ब्रियन एरा, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। आर्किनियन हलचल, कैलोडोनियन हलचल, हर्सिनियन हलचल, अल्पाइन हलचल। आर्किनियन हलचल अरावली, अल्गोमन, लारेसिया, आर्कियन हलचल। कैलोडोनियन आपलेसियन, विंध्यन, सतपुड़ा। हर्सिनियन हलचल हार्ज, यूराल, लाठी श्रृंखला हर्सिनियन के अंतर्गत हुई है। अल्पाइन के अंतर्गत हिमालय और आल्पस अल्पाइन के अंतर्गत आया है। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे आगे हम लोग अरावली की उत्पत्ति के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। अरावली की उत्पत्ति कब हुई है? तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। अरावली की उत्पत्ति किस महाकल्प में होती है? तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में होती है, जो 8 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। आर्कियन हलचल में प्राचीन वलित पर्वत के रूप में अरावली का निर्माण हुआ था।
अपर्दन व अपक्षय के कारण वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसे अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी तुलना अमेरिका के आपलेशियन पर्वत से की गई है। 1 करोड़ जो 1 करोड़ है तो उसमें कितना होगा? तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है, ठीक है ना। 1 मिलियन में कितना होता है? तो 10 लाख होता है, ठीक है ना। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1 करोड़ में कितना होगा? 10 मिलियन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के चट्टानों का अध्ययन किसने किया? तो राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के चट्टानों का अध्ययन A.M. हैरोन के द्वारा किया गया है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के चट्टानों का अध्ययन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार अरावली पर्वतमाला वर्तमान में भारतीय प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन पर स्थित है, ठीक है। पूछ लेगा कि अरावली पर्वतमाला वर्तमान में किस प्लेट पर स्थित है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन पर्वत पर स्थित है अरावली पर्वतमाला। यह अफ्रीका प्लेट सोमालिया उप प्लेट से अलग हुआ है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे इसके विस्तार के बारे में हम लोग। अरावली का विस्तार गुजरात में पालनपुर से दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक है। तो कहाँ से कहाँ तक? गुजरात में पालनपुर से लेकर के दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक क्या फैला हुआ है? अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात में पालनपुर से दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वत की राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई है, जो अरावली का लगभग 80% भाग है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अरावली का जो 80% भाग है वो कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, क्योंकि कुल लंबाई जो अरावली पर्वत की है 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इकलौता इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। तो संपूर्ण अरावली पर्वत का 80% भाग राजस्थान में ही है, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे बात करें। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अरावली का पिता किसे कहा जाता है? तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो अरब सागर है, बहुत महत्वपूर्ण है। अरावली का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो अरब सागर है। अरावली का पिता किसे कहते हैं? तो अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। किसके किसके बीच अरावली जल विभाजक का कार्य करती है? तो सिंधु और गंगा नदी के बीच अरावली जो है ये जल विभाजक का कार्य करती है। सतलज ब्यास के मैदान को गंगा यमुना के मैदान से अलग करती है कौन? अरावली पर्वतमाला। तो 2 चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। अरब सागर को क्या कहा जाता है? तो अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अरब सागर है। अरावली जल विभाजक का कार्य किनके मध्य करती है? तो सिंधु और गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, अर्थात सिंधु नदी और गंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वतमाला करता है? तो अरावली पर्वतमाला करता है। सतलज और ब्यास के मैदान को गंगा और यमुना के मैदान से अलग कौन करता है? तो अरावली पर्वतमाला करता है। सतलज और ब्यास के मैदान को गंगा और यमुना के मैदान से अलग करता है कौन? अरावली पर्वतमाला। और जो सिंधु और गंगा नदी का जल विभाजक का कार्य भी अरावली पर्वतमाला करता है। तो ये 2 चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु और गंगा के बीच जल विभाजक का कार्य अरावली करती है। सतलज ब्यास के मैदान को गंगा और यमुना के मैदान से अलग करता है अरावली पर्वतमाला। आगे बात करें भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो भूगर्भिक दृष्टि से अरावली का निर्माण देहली रायलो सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप से हुआ है। जो देहली रायलो सुपर ग्रुप है इसमें क्वार्टाजाइट चट्टान पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वार्टाजाइट चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो देहली रायलो सुपर ग्रुप में पाई जाती है, जबकि अरावली सुपर ग्रुप में ग्रेनाइट नीस शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। अरावली सुपर ग्रुप ग्रेनाइट नीस शिष्ट चट्टानें हैं, देहली रायलो सुपर ग्रुप में क्वार्टाजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। भूगर्भिक दृष्टि से अरावली का निर्माण भी जो है वो देहली रायलो सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप से ही हुआ है। तो इस प्रकार अरावली में कौन कौन से चट्टानें पाई जाएगी? तो क्वार्टाजाइट भी पाया जाएगा, क्यों? क्योंकि देहली रायलो सुपर ग्रुप से है। और जो अरावली सुपर ग्रुप है इस पर ग्रेनाइट नीस शिष्ट भी पाई जाएंगी। तो क्वार्टाजाइट ग्रेनाइट नीस शिष्ट भी पाई जाएंगी किसमें? अरावली पर्वतमाला में, ठीक है ना। तो देहली को याद रखिएगा जरूर, क्वार्टाजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। बाकी अरावली तो आपको याद ही रहेगा, ग्रेनाइट नीस शिष्ट चट्टानें मिलती हैं। इन दोनों के संयुक्त रूप से अरावली का निर्माण हुआ है। अरावली का उपनाम क्या है? तो मेरू पर्वत अरावली को कहा जाता है। सुमेरु पर्वत, परियात्र, विष्णु पुराण में परियात्र कहा गया है अरावली पर्वतमाला को। अरावली गुजरात में अरावली को अरावली कहा जाता है। अर्बुद, अर्बुदांचल, अरावल, अरावल ये कहाँ कहा जाता है? तो राजस्थान में अरावली को 4 नामों से जाना जाता है। अर्बुद, अर्बुदांचल, अरावल, अरावल ये राजस्थान में कहा जाता है। अरावली को अरावली कहा जाता है गुजरात में। ढांसी की पहाड़ी कहाँ कहा जाता है? तो हरियाणा में 740 मीटर ऊंची, ठीक है ना। चामड़प्रास ऋषि का आश्रम भी यहीं पे है हरियाणा में, तो ढांसी की पहाड़ी पर ही, ठीक है ना। तो ढांसी की पहाड़ी
अरावली को कहाँ कहा जाता है? तो हरियाणा में कहा जाता है। ठीक है। रायसीन की पहाड़ी, धीरज की पहाड़ी कहाँ कहा जाता है? तो रायसीन की पहाड़ी, धीरज की पहाड़ी, ये भी नाम किसका है? तो ये भी नाम हमारे अरावली का ही है। कहाँ पे? दिल्ली में रायसीन की पहाड़ी, धीरज की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल तो राजस्थान का 9.3% क्षेत्रफल जो है वो अरावली पर्वतमाला का ऑक्यूपाई किया हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो राज्य की लगभग 10% जनसंख्या अरावली पर्वतमाला पे रहती है। मिट्टी कैसी है? तो लाल पीली मिट्टी है अरावली में। ठीक है ना। वर्षा कितनी होती है? तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जलवायु कैसी है? तो उपार्द्र जलवायु पाई जाती है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो सर्वाधिक विस्तार जो है वो उदयपुर दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो उदयपुर में। किस भाग में? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। बात करें न्यूनतम विस्तार कहाँ है? तो अजमेर में। मध्यवर्ती अरावली में न्यूनतम विस्तार है। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? तो माउंट आबू सिरोही में। पूछ लेगा कि अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? तो माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक ऊंचाई है। न्यूनतम ऊंचाई कहाँ है? तो पुष्कर की घाटी अजमेर में अरावली पर्वत की सबसे न्यूनतम ऊंचाई है। तो 3-4 चीज़ें याद रखिए। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में, दक्षिणी पश्चिमी भाग है। ठीक है। न्यूनतम विस्तार कहाँ है? तो अजमेर में है। मध्यवर्ती अरावली के अंतर्गत आता है, तो मध्यवर्ती अरावली में न्यूनतम विस्तार है। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो माउंट आबू सिरोही का जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पे है। न्यूनतम ऊंचाई पुष्कर घाटी अजमेर सबसे न्यूनतम ऊंचाई है। कनक घाटी जयपुर ये न्यूनतम ऊंचाई के अंतर्गत आती हैं अरावली पर्वतमाला की। औसत ऊंचाई कितनी है अरावली की? तो 930 मीटर है औसत ऊंचाई। ठीक है ना। चलिए, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ है। अरावली पर्वतमाला फैली है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। यह थार के मरुस्थल को पूरब में बढ़ने से रोकती है। जाहिर सी बात है, ये हमारा राजस्थान हो गया है। ठीक है, ये राजस्थान हो गया मान लीजिए, ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये अरावली। तो अब इधर तो हमारा मरुस्थल है, इधर पूर्वी भाग है, इधर पश्चिमी भाग है, तो इधर से बढ़ने से रोकता है कौन? अरावली पर्वतमाला। तो थार के मरुस्थल को पूरब में बढ़ने से कौन रोकता है? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला कहाँ से है? तो दक्षिण पश्चिम से लेके यहाँ से लेके कहाँ फैली है? उत्तर पूर्व की ओर यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की तरफ हमारी फैली हुई है। उत्तरी पूर्वी अरावली की बात करें तो इसका विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर में है। इसका क्षेत्र की पहाड़ियाँ अनवरत ना होकर दूर दूर स्थित हैं। तो उत्तरी पूर्वी जो हमारा है, ठीक है, जयपुर, दौसा, अलवर, तो इस क्षेत्र की पहाड़ियाँ लगातार ना होकर के किस रूप में हैं? तो दूर दूर हैं। इसमें क्वार्टाजाइट, फाइलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। किसमें? उत्तरी पूर्वी अरावली में। ठीक है ना। चलिए, अब बात करें उत्तरी पूर्वी अरावली की तो यहाँ पे सांभर झील है, फिर ये शेखावाटी की पहाड़ी आ जाती है, फिर मालखेत की पहाड़ी आ जाती है, तोरावाटी की पहाड़ी है, अलवर की पहाड़ी है, जयपुर की पहाड़ी है। तो विभिन्न जगहों पे इसका अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कार्य क्या करती है? तो मरुस्थल को पूर्व दिशा में बढ़ने से रोकती है। इसका विस्तार सांभर गैप अर्थात झील से खेतड़ी सिंघाना तक है। ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक है? किसका विस्तार पता है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो बिल्कुल, उत्तरी पूर्वी अरावली जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तरी पूर्वी अरावली का विस्तार सांभर झील से खेतड़ी सिंघाना तक है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ियाँ हैं, जैसे शेखावाटी, मालखेत, तोरावाटी, अलवर, जयपुर की पहाड़ी। ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से? सांभर से लेकर के खेतड़ी सिंघाना तक। अभी हमने ऊपर आपको दिखाया ही। ठीक है ना। सांभर झील से स्टार्ट होकर खेतड़ी सिंघाना तक रहता है। उत्तर पूर्व अरावली में समानांतर पहाड़ियाँ अलवर और तोरावाटी हैं। उत्तर पूर्व अरावली में समानांतर पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो अलवर और तोरावाटी की पहाड़ी उत्तर पूर्व अरावली में समानांतर पहाड़ी के अंतर्गत आती है। कैसे आती है? अभी हमने आपको बताया, अलवर और तोरावाटी की। तो तोरावाटी देख रहे हैं आप, यहाँ पे है, अलवर यहाँ पे है, तो कैसी है? समानांतर पहाड़ी है। तो उत्तर पूर्व अरावली में समानांतर पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो तोरावाटी की पहाड़ी और अलवर की पहाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, बात करते हैं हम लोग सीकर में हर्ष की पहाड़ी। तो धार्मिक स्थल शिव जी का मंदिर, खंडित शिव जी का मंदिर कहाँ है? सीकर हर्ष की पहाड़ी पे। हर्षनाथ भैरव जी का मंदिर, रेवासा धाम कहाँ है? सीकर में हर्ष की पहाड़ी पर। पर्यटन तो पवन ऊर्जा परियोजना, रेवासा खारे पानी की झील, काजल शिखर, जीण माता का मंदिर कहाँ है? हर्ष की पहाड़ी पर है। ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये तीनों दृष्टि से, धार्मिक, पर्यटन, ऊर्जा के दृष्टि से सीकर में हर्ष की पहाड़ी जो है ये प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि हर्ष की पहाड़ी पे ही शिव जी का खंडित मंदिर है, हर्षनाथ भैरव जी का मंदिर है, रेवासा धाम है,
पवन ऊर्जा परियोजना हर्ष की पहाड़ी सीकर में ही चल रही है। रेवासा खारे पानी की झील कहाँ है? तो हर्षनाथ की पहाड़ी है या हर्ष की पहाड़ी सीकर में। काजल शिखर जीड़ माता का मंदिर कहाँ है? तो हर्ष की पहाड़ी सीकर में ही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जीड़ माता का मंदिर हर्ष की पहाड़ी सीकर में पूछा हुआ है। सीकर झुंझुनू में उदयपुर वाटी की पहाड़ियाँ हैं। सीकर झुंझुनू में कौन सी हैं? तो उदयपुर वाटी की। इन्हीं पहाड़ियों में शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पे है? तो सीकर झुंझुनू में उदयपुर वाटी की पहाड़ी है और उदयपुर वाटी की पहाड़ी में ही शाकंभरी माता का मंदिर है। लोहागढ़ जी का मंदिर है, कोटा बांध है, नागकुंड है, कहाँ पे? उदयपुर वाटी की पहाड़ियों में, जो सीकर और झुंझुनू में फैली हुई हैं। इनकी 24 कोसीय परिक्रमा होती है। किनकी? शाकंभरी माता की, लोहागढ़ जी का कोट बांध और नागकुंड, ये तो मान लीजिए ठीक है। तो शाकंभरी माता और लोहागढ़ जी का 24 कोसीय परिक्रमा किया जाता है। कहाँ पे हैं? तो सीकर झुंझुनू में उदयपुर वाटी की पहाड़ियों में स्थित हैं शाकंभरी माता और लोहागढ़ जी का, ठीक है। उदयनाथ जी की पहाड़ी की बात करें कि उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है? तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है। इससे रूपा रेल नदी कहाँ से निकलती है? तो उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, जो अलवर में है, ठीक है। प्रमुख पर्वत शिखर की बात करें, उत्तर पूर्वी अरावली के प्रमुख पर्वत शिखर कौन से हैं? तो रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, खो जयपुर 920, भैराज अलवर में है 792, बम्बई झुंझुनू में है 780, बिलासी अलवर में है 775, बैराठ जयपुर में है 704, सिरावास अलवर में है 651, भानगढ़ अलवर में है 649, जयगढ़ जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, ठीक है। तो बहुत कुछ ऊंचाइयों को लेकर के आप नहीं चलिएगा, सबसे पहले 2-4 को याद कर लीजिए। उत्तरी पूर्वी अरावली में प्रमुख पर्वत शिखर रघुनाथगढ़ सीकर में है, खो जयपुर, भैराज अलवर, बम्बई झुंझुनू, बिलासी अलवर, बैराठ जयपुर, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग आगे मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियों के बारे में। तो इसमें अजमेर की पहाड़ी और नागौर की निम्न पहाड़ियों को शामिल किया गया है। किसमें? मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियों में। तो पूछ लेगा मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियों के भाग हैं, तो अजमेर की पहाड़ी और नागौर की पहाड़ी। इनका विस्तार मुख्य रूप से अजमेर ज़िले में है। मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ी जो है, इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ पे है? अजमेर ज़िले में है, ठीक है। मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ी कहते हैं। किस पहाड़ी को मेरवाड़ा की पहाड़ी कहा जाता है? तो मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ी भी कहा जाता है, जो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है। कौन सी? तो वो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाली पहाड़ी का नाम है मेरवाड़ा पहाड़ी, जो किसका भाग है? मध्यवर्ती अरावली के पहाड़ियों को ही कहा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ी, ठीक है। मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करता है मध्यवर्ती अरावली भी ऑप्शन में मिल सकता है, मेरवाड़ा की पहाड़ी भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है। चलिए बात करेंगे मध्यवर्ती अरावली में एक ओर पर्वत श्रेणियाँ तथा दूसरी ओर संकीर्ण घाटियाँ और समतल मैदान हैं, ठीक है। किस पर्वतमाला में या अरावली के किस भाग में एक ओर पर्वत श्रेणियाँ हैं और दूसरी ओर संकीर्ण घाटियाँ और समतल मैदान हैं? तो मध्यवर्ती अरावली, और मध्यवर्ती अरावली को ही मेरवाड़ा पहाड़ी कहते हैं, और यही मेरवाड़ा पहाड़ी मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं, मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है मेरवाड़ा, ठीक है। चलिए, अजमेर का उत्तरी भाग समतल है, परंतु ब्यावर अनेक पहाड़ियों से युक्त असमतल प्रदेश है। अजमेर का उत्तरी भाग जो है वो समतल है, परंतु ब्यावर अनेक पहाड़ियों से युक्त असमतल प्रदेश है। इस क्षेत्र में अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर, सेंदड़ा को शामिल किया गया है, ठीक है ना। किसमें? उत्तरी भाग में। बात करेंगे सेंदड़ा ग्रेनाइट को भू विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है, जियो हेरिटेज के रूप में, ठीक है। सेंदड़ा कहाँ है? तो पाली में है, ठीक है। सेंदड़ा ग्रेनाइट को क्या किया गया है? भू विरासत में शामिल किया गया है। अजमेर की पहाड़ियों में घूघरा घाटी है, इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी का मुख्यालय है। पूछ लेगा आरपीएससी का मुख्यालय किस पहाड़ी पे है? तो अजमेर की पहाड़ी में। और पूछ ले आरपीएससी का मुख्यालय किस घाटी में है? तो आरपीएससी का मुख्यालय जो है भाइयों, ये घूघरा घाटी में है। कहाँ पे? अजमेर में। आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ? अजमेर में। कहाँ पे? घूघरा घाटी। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़, ठीक है। अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार नाग पहाड़ी है। अजमेर के किस भाग में तारागढ़ है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में तारागढ़ है। और वहीं बात करें अगर पश्चिम में, तो सर्पिलाकार नाग पहाड़ी है, ठीक है। अजमेर की बात कर लें, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा अजमेर है। तारागढ़ कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम में है, ये रहा तारागढ़। और नाग पहाड़ी कहाँ है? तो पश्चिम दिशा में है, ये रही नाग पहाड़ी, ये रहा तारागढ़ दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। अजमेर की टाटगढ़ तहसील में मुख्य पर्वत चोटी महाराज जी 933 मीटर या गोरम जी, ठीक है। गोरम जी प्रमुख चोटी कहाँ की है?
तो अजमेर के टाटगढ़ तहसील में है। महाराज जी या गोरम जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है भाइयों, चलिए बात करेंगे प्रमुख दर्रों के बारे में। बरदर्रा कहाँ पे है? बरदर्रा पाली में है। इससे NH 162 गुजरता है, अजमेर, पाली, जोधपुर को जोड़ता है। NH 162 किससे किससे जोड़ता है? तो अजमेर, पाली और जोधपुर को जोड़ता है NH 162, जो बरदर्रा पाली से होकर के गुजरता है। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे अब हम सूरा घाट, शिवपुरा घाट, परवेरिया दर्रा कहाँ पे है? तो अजमेर की ब्यावर तहसील में है। सूरा घाट, शिवपुरा घाट, परवेरिया घाट अजमेर की ब्यावर तहसील में है। बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी अरावली के बारे में, तो उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। दक्षिणी पश्चिमी अरावली में कौन आएगा? तो उदयपुर, सिरोही, राजसमंद आएगा दक्षिणी पश्चिमी अरावली में। यह अरावली का सबसे ऊंचा, सर्वाधिक विस्तृत और पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसका आकार हाथ के पंजे के समान है। तो अरावली के किस भाग का जो संरचना है वो हाथ के पंजे के समान है? तो दक्षिण पश्चिम अरावली जो हमारी है, दक्षिण पश्चिम अरावली का आकार कैसा है? तो हाथ के पंजे के समान है। और ये घूमने की दृष्टि से सबसे ऊंचा भाग भी अरावली का दक्षिण पश्चिम ही है, जो हाथ के पंजे के समान है। ठीक है ना। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो बात करें मेवाड़ की पहाड़ी और आबू पर्वत खंड, जो दक्षिण पश्चिम अरावली का भाग है, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, मेवाड़ की पहाड़ियाँ और आबू पर्वत खंड। तो इनमें सर्वोच्च शिखर जरगा है। जरगा जो है ये किस पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है? तो मेवाड़ की पहाड़ी का। ठीक है, जो हमारे दक्षिण पश्चिम अरावली का ही भाग है, मेवाड़ की पहाड़ी। और जरगा जो है ये पूछा हुआ है, सर्वोच्च शिखर जरगा कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिम अरावली का है। और मेवाड़ की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। एक होता है आबू पर्वत खंड। ठीक है, चलिए बात करेंगे मेवाड़ की पहाड़ियों के बारे में। तो मेवाड़ की पहाड़ी में उदयपुर और राजसमंद को शामिल किया गया। इस क्षेत्र में कई पहाड़ियाँ और पठार हैं, जिसमें भोराट का पठार है। भोराट का पठार जो है उदयपुर में गोगुंदा से राजसमंद में कुंभलगढ़ तक ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? भोराट का पठार कहलाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो उदयपुर में गोगुंदा से राजसमंद में कुंभलगढ़ तक। ठीक है ना। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो भोराट के पठार की 1225 मीटर है और यह संश्लिष्ट गांठ के समान है। बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा पठार संश्लिष्ट गांठ के समान है? तो भोराट का पठार जो है ये संश्लिष्ट गांठ के समान है। इस पठार से कई पर्वत, स्कंध और वक्र कटक चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। भोराट का पठार जल विभाजक का कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण है। भोराट का पठार कैसा कार्य करता है? तो जल विभाजक का कार्य करता है। यह अंतरा पर्वतीय पठार भी है। अंतरा पर्वतीय पठार कौन सा है? तो भोराट का पठार है। अर्थात 2 पर्वतों के बीच में हमारे भोराट का पठार जो है वो स्थित है। तो अंतरा पर्वतीय अर्थात 2 पर्वतों के बीच में भोराट का पठार स्थित है। लसाड़िया का पठार, तो उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा विच्छेदित लसाड़िया का पठार है। कहाँ पे? तो उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में। लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ पे है? जयसमंद झील के पूर्व दिशा में है। कैसा है? कटा फटा विच्छेदित भाग है लसाड़िया का पठार। दशहरों का पठार, तो उदयपुर में रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच हरा भरा पथरीला भूभाग दशहरों का पठार कहलाता है। दशहरों का पठार कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में रागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य में। ठीक है ना। उदयपुर चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन्हें स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। गिरवा क्या है? तो उदयपुर चारों तरफ से तस्तरी नुमा पहाड़ी से घिरा हुआ है, इसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को भाकर कहते हैं। भाकर किसे कहते हैं? तो सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? भाकर कहा जाता है। इनमें गरासिया जनजाति के लोग रहते हैं। गरासिया जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो तीव्र ढाल वाली पहाड़ी पे, जिसे भाकर कहते हैं। कहाँ पे? सिरोही में। भौमट क्या है? तो उदयपुर और डूंगरपुर की संयुक्त पहाड़ियों को भौमट कहते हैं। भौमट है उदयपुर और डूंगरपुर की संयुक्त पहाड़ी। इनमें भील जात के लोग रहते हैं। किसमें? तो भौमट में। अर्थात उदयपुर डूंगरपुर की संयुक्त पहाड़ियों को भौमट कहते हैं और इसमें भील जात के लोग रहते हैं। सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। इसमें गरासिया के लोग रहते हैं। ठीक है ना। चलिए, बागड़ या वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के संपूर्ण भाग को बागड़ या वागड़ के नाम से जानते हैं, जबकि इसके मध्यवर्ती भाग को मेवल कहते हैं। ठीक है, उदयपुर और बांसवाड़ा के संपूर्ण भाग को बागड़ या वागड़ के नाम से जानते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के संपूर्ण भाग को, लेकिन इसका जो मध्य भाग है उसे मेवल के नाम से जाना जाता है। मेवल है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का
मध्य का भाग क्या है? मेवल कहा जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? वागड़ या बागड़ के नाम से जाना जाता है, जबकि मध्य भाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की पहाड़ियों के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में चर्चा करें तो मेवाड़ की पहाड़ियों में ऋषभदेव उदयपुर में है 4000 मीटर, जरगा उदयपुर में 1431 मीटर, कुंभलगढ़, राजसमंद, ठीक है, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, गोगुंदा, कोटड़ा सब मेवाड़ की पहाड़ियों के प्रमुख पर्वत शिखर हैं। आबू पर्वत खंड के बारे में बात करें तो समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा स्थित है आबू पर्वत खंड। लंबाई 19 किलोमीटर, चौड़ाई 8 किलोमीटर, संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित आग्नेय चट्टान। आबू पर्वत खंड कैसा भाग है? तो आग्नेय चट्टान से निर्मित भाग है। स्थलाकृति गुंबदाकार, विस्तृत इंसेलबर्ग धरातल के बाहर की तरफ फैले हुए हैं। लावा जमाव के आधार पर बैथोलिथ आकृति है किसका? आबू पर्वत खंड का। राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर कौन सा है? तो माउंट आबू है, सभी लोग जानते हैं। कर्नल टाड ने माउंट आबू को क्या कहा? तो हिंदू ओलंपिस कहा है। क्या कहा है? कर्नल टाड ने माउंट आबू को क्या कहा? तो हिंदू ओलंपिस कहा है। पुष्कर झील को राजस्थान का मानसरोवर कहा है किसने? कर्नल टाड ने। किस झील को राजस्थान का मानसरोवर कहा? तो पुष्कर झील को राजस्थान का मानसरोवर कहा है। आबू पर्वतखंड गोलाभीकरण क्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है। कौन सा पर्वतखंड गोलाभीकरण क्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आबू पर्वतखंड, ठीक है ना। चलिए, आबू पर्वतखंड पर ही राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार कहाँ है? तो आबू पर्वतखंड पे है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार है। यह गुरु शिखर के नीचे पर्वत पदीय पठार है, गुरु शिखर के नीचे, और जबकि आबू पर्वतखंड पर राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार है, ठीक है ना। आबू पर्वतखंड पर ही है उड़िया का पठार। राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील नक्की झील। सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी? नक्की झील। इसे गरासिया जनजाति के लोग अस्थि विसर्जित करते हैं। किस झील में गरासिया जनजाति के लोग अस्थि विसर्जित करते हैं? तो नक्की झील में। क्यों? क्योंकि यह सबसे ऊंची और मीठे पानी की झील है और इससे उनका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है गरासिया जनजाति के लोगों का, जिस कारण से लोग अस्थि विसर्जन का कार्य करते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें तो नकवी झील, नक्की झील जिसे कहते हैं, टॉग्ड रॉक, नन रॉक, हॉर्न रॉक, कपल रॉक, ठीक है। तो ये सभी किस पे हैं? तो ये सभी, ये मान के चलिएगा हमेशा, बहुत महत्वपूर्ण है, आबू पर्वत खंड पे ही स्थित हैं। क्या? आबू पर्वत खंड पर ही स्थित है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैं रिवर्स आके आपको दिखा रहा था। आबू पर्वत खंड पर ही क्या स्थित है? नकवी झील, जिसे नक्की झील कहते हैं। सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है नक्की झील। टाड रॉक, नन रॉक, हॉर्न रॉक, कपल रॉक कहाँ पे हैं? तो आबू पर्वत खंड पर ही हैं। अर्बुदा देवी का मंदिर आबू पर्वत खंड पे। पांडव भवन, सनसेट, ट्रेवर टैंक, गौतम आश्रम, ज्ञान सरोवर, ये सभी हमारे आबू पर्वत खंड पर ही हैं। बात करें आबू पर्वत खंड पर राजस्थान और मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर कहाँ है? तो हमारी आबू पर्वत खंड पर ही है। कर्नल टाड ने इसे संतों का शिखर और गुरु माथा कहा है। किसे? आबू पर्वत खंड को कर्नल टाड ने क्या कहा है? संतों का शिखर और गुरु माथा कहा है। किसे कहा है? तो याद रखिएगा, गुरु शिखर को। गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर और दत्तात्रेय ऋषि के आश्रम को मिला लिया जाए तो 1727 मीटर ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। ये कितना? 5 मीटर की ऊंचाई दत्तात्रेय ऋषि का है। तो गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर ऊंचा है और दत्तात्रेय की ऋषि का जो आश्रम है वो गुरु शिखर से भी 5 मीटर ऊंचा है। खाली एक ऐसे ही आपको मंदिर नुमा दिखेगा, अगर उसको पूरा ले लें तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी? 1727 मीटर हो जाएगी। गुरु शिखर कहाँ? सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थित गांव कौन सा है? तो शेर गांव है। 1597 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थित गांव है शेर गांव। ये भी आबू पर्वत खंड पर ही है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? सिरोही में। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू, सिरोही, जालौर की पहाड़ियाँ हैं। इनमें कई पर्वत चोटियाँ हैं। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू, सिरोही, जालौर की पहाड़ियाँ हैं। इसमें डोरा, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झाड़ोला, ये सभी कहाँ हैं? तो जालौर में हैं। डोरा 869 मीटर, इसराना भाकर 839 मीटर, रोजा भाकर 730 मीटर, झालोड़ा 528 मीटर। ये सभी कहाँ हैं? इसराना भाकर, रोजा भाकर, झाड़ोला और डोरा जालौर में हैं। प्रमुख दर्रों की बात करें आबू, सिरोही, जालौर की पहाड़ियों में तो देसुरी की नाल कहाँ है? पाली में है। देसुरी की नाल कहाँ है? पाली में है। पाली से राजसमंद, मारवाड़ जंक्शन को चार भुजा, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। कौन? देसुरी की नाल। किसे किसे? पाली से राजसमंद को, मारवाड़ को मेवाड़ से और मारवाड़ जंक्शन को चार भुजा से देसुरी नाल जोड़ता है। कहाँ पे है? पाली में है। सोमेश्वर नाल
पाली से राजसमंद को जोड़ता है। जिलवा या पगल्या नाल पाली को उदयपुर से जोड़ता है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा देसुरी की नाल भी मारवाड़ को मेवाड़ से, जिलवा या पगल्या नाल भी मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, पाली को उदयपुर से जोड़ता है। ठीक है ना, जबकि हमारा जो देसुरी की नाल है पाली से राजसमंद को जोड़ रहा है, मारवाड़ जंक्शन को चारभुजा से जोड़ रहा है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ रहा है। सोमेश्वर नाल जो है ये पाली से राजसमंद को जोड़ता है। जिलवा पाली को उदयपुर से जोड़ता है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। गोरम घाट और कामली घाट कहाँ है? राजसमंद में। गोरम घाट कामली घाट कहाँ है? राजसमंद में है। गोरम घाट और कामली घाट को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। किसे? गोरम घाट और कामली घाट को। हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है, कुंभलगढ़ के निकट, NH 27 होकर के गुजरता है। ठीक है ना। हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है? राजसमंद में है। चंदन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? हल्दी घाटी दर्रा कहाँ है? राजसमंद में। हाथीगुड़ा की नाल कहाँ है? राजसमंद में। गोरम घाट कामली घाट कहाँ है? राजसमंद में। राजस्थान का दार्जिलिंग किसे कहते हैं? तो गोरम घाट और कामली घाट को। ठीक है ना। केवड़ा की नाल चिरवा की नाल कहाँ है? तो उदयपुर में है। केवड़ा की नाल और चिरवा की नाल घाटी कहाँ है? सॉरी, केवड़ा की नाल और चिरवा घाटी कहाँ है? तो उदयपुर में है, NH 48 के करीब। पूर्वी मैदान के बारे में बात करें तो यह अरावली के पूर्व में स्थित है। इसकी उत्पत्ति नवजीवी महाकल्प में क्वार्टनरी पीरियड चतुर्थक कल्प में हुआ है पूर्वी मैदान का निर्माण। ठीक है ना। इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा का जमाव किया गया। यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इस क्षेत्र में गंगा यमुना की सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का जमाव किया जाता है पूर्वी मैदान में। क्षेत्रफल कितना है? तो 23.3%। जनसंख्या तो राज्य की 40% जनसंख्या जो है वो पूर्वी मैदान में निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो पूर्वी मैदान है। मृदा कैसी है? तो जलोढ़ दोमट मृदा है। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। जलवायु कैसी है? तो आर्द्र जलवायु है पूर्वी मैदान का। पूर्वी मैदान को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें चंबल बेसिन, बनास बाढ़ गंगा का मैदान, माही बेसिन या छप्पे का मैदान। ठीक है ना। चलिए दक्षिण पूर्वी पठार के बारे में बात करें तो यह दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस पीरियड में हुआ है। किस में हुआ है? तो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस पीरियड में हुआ है। दरादी उद्गार वाले ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा से हुआ है, अतः इसे लावा पठार किसे कहते हैं? दक्षिण पूर्वी पठार को लावा पठार के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो राज्य का लगभग 7% क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो राज्य का लगभग 11% जनसंख्या रहती है। मृदा काली मृदा, रेगड़ मृदा, कपासी मृदा तीनों नाम से इसे जाना जाता है। वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर। जलवायु कैसी है? तो उष्णार्द्र जलवायु होती है। दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो ये 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक विंध्यन कगार भूमि और एक हाड़ौती का पठार। विंध्यन कगार भूमि में भांडेर सैल, रीवा सैल, कैमूर सैल, सेमरी सैल ये किसमें है? तो विंध्यन कगार भूमि के अंतर्गत आते हैं। हाड़ौती पठार में अर्धचंद्राकार पहाड़ी, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद की उच्च भूमि, झालावाड़ का पठार। शाहाबाद की उच्च भूमि किसका भाग है? हाड़ौती का पठार का पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। भांडेर सैल, रीवा सैल, कैमूर सैल, सेमरी सैल, अर्थात जो सैल आएंगी या चट्टानें आएंगी वो विंध्यन कगार भूमि की हैं। बाकी जो पहाड़ी आएगी, मैदान आएगा, भूमि आएगी, वो कैसी रहेगी? तो हाड़ौती के पठार का रहेगा। अर्धचंद्राकार पहाड़ी, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद की उच्च भूमि, झालावाड़ का पठार, तो ये सभी हाड़ौती के भाग हैं। विंध्यन कगार भूमि के बारे में बात करें तो इसका निर्माण देहली सैल समूह और कुड़पा सैल समूह के बाद पुराजीवी महाकल्प में हुआ है। विंध्यन कगार भूमि का निर्माण पुराजीवी महाकल्प में हुआ है। सबसे पुरानी सैल समूह आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, फिर कुड़पा है, फिर विंध्यन है, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन, फिर टर्शियरी, फिर क्वार्टनरी। ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। महान सीमा भ्रंश के बारे में चर्चा करें, जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, GBF। अरावली को विंध्यन श्रेणी से अलग करता है कौन? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट करता है। अरावली में ग्रेनाइट पाई जाती है, विंध्यन श्रेणी में क्वार्टाजाइट चट्टान पाई जाती है, और इन्हें अलग करता है कौन? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट GBF इन्हें एक दूसरे से अलग करता है। बात करें इसका निर्माण विवर्तन की हलचल से हुआ है। किसका? महान सीमा भ्रंश का निर्माण किससे हुआ? तो विवर्तन की हलचल से हुआ है। यह चित्तौड़गढ़ में बेगू से भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तक फैला हुआ है महान सीमा भ्रंश। ठीक है ना। इसको सवाई माधोपुर में स्पष्ट देखा जा सकता है GBF को। GBF के दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार है। ठीक है, क्या है? हाड़ौती का पठार। तो अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। कौन? हाड़ौती का पठार। इसका विस्तार झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा में। ठीक है, हाड़ौती का पठार, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 500 मीटर। कई भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं हाड़ौती के पठार को।
पहले भाग है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, इसमें बूंदी की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी को शामिल किया गया है। बूंदी की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी कैसी है? तो अर्धचंद्राकार है। बूंदी की पहाड़ी 96 किलोमीटर लंबी है, यह दोहरी है। इनमें कई दर्रे हैं, बूंदी दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, जैतावास दर्रा, लाखेरी दर्रा, ठीक है ना। किसमें है? तो ये सभी हमारे जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, हाड़ौती के पठार में ही हैं स्थित। बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिखर सतूर है बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, 352 मीटर। इसे भू विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? शिखर सतूर। इसे भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है, शिखर सतूर को। सतूर बूंदी के पश्चिम में 13 किलोमीटर दूर स्थित है। बात करें मुकुंदरा की पहाड़ी के बारे में तो कोटा और झालावाड़ में ये विस्तृत है। मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार कोटा और झालावाड़ में है। यह हाड़ौती के पठार को 2 भाग में विभाजित करती है। मुकुंदरा की पहाड़ी का कार्य क्या है? तो यह हाड़ौती के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ी फैली हुई है। जो मुकुंदरा की पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो चंदवानी है, 517 मीटर। नदी निर्मित मैदान की बात करें तो हाड़ौती के पठार पर चंबल की सहायक नदियां जैसे काली सिंध, पार्वती, मेज आदि ने उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है। ये नदी घाटियों में कांप मृदा का जमाव करती है, ठीक है ना। तो चंबल नदी की सहायक नदी भी आप याद रखिएगा, काली सिंध, पर्वती, मेज, ये सभी हैं, ठीक है। शाहाबाद की उच्च भूमि के बारे में चर्चा करें तो यह 12 के पूरब में मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। शाहाबाद की उच्च भूमि 12 के पूरब में मध्य प्रदेश की सीमा से लगा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। इसका सर्वोच्च शिखर है कस्बा थाना। कस्बा थाना किसका सर्वोच्च शिखर है? शाहाबाद की उच्च भूमि का। यहाँ विशिष्ट भू आकृति वाला पहाड़ियाँ रामगढ़ कस्बे में है। इन पहाड़ियों का आकार घोड़े की नाल के समान है। किन पहाड़ियों का आकार घोड़े की नाल के समान है? तो शाहाबाद की उच्च भूमि की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनका आकार घोड़े के नाल के समान है। इन्हीं पहाड़ियों में उल्कापिंड टकराने से उल्कापाती क्रेटर झील का निर्माण हुआ है। कहाँ पे? रामगढ़ क्रेटर का निर्माण कहाँ हुआ? शाहाबाद की उच्च भूमि में। इसे भू विरासत स्थल रामगढ़ क्रेटर को किसमें? तो भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है। 2021-22 में अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के द्वारा इसे 200वें क्रेटर का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा 2021-22 में अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के द्वारा 200वें क्रेटर का दर्जा किसे दिया गया है? तो रामगढ़ क्रेटर का, जो शाहाबाद की उच्च भूमि में स्थित है, ठीक है ना, रामगढ़ क्रेटर को। झालावाड़ का पठार और डगगंगेधार की उच्च भूमि के बारे में बात करें तो यह मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, काली मृदा का विस्तार है। झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में डगगंगेधार की उच्च भूमि है। कहाँ है? झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। ऊपरमाल की क्षेत्र की बात करें तो भीलवाड़ा में बिजौलिया से चित्तौड़गढ़ तक, भीलवाड़ा में बिजौलिया से चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ तक, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ बिजौलिया से चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में ही भैंसरोडगढ़ है, ठीक है। तो बिजौलिया से चित्तौड़गढ़ तक ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार कहलाता है, ठीक है। मैसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के भौतिक विभागों का उत्तर से दक्षिण क्रम व्यवस्थित करने के लिए बोले तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो बागड़ प्रदेश आ जाएगा, शेखावाटी, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? तो विंध्यन आ जाएगा, विंध्याचल। फिर कौन सा आ जाएगा? तो लूड़ी बेसिन आ जाएगा। फिर आ जाएगा कौन? माही बेसिन आ जाएगा। राजस्थान के पठारों का पूर्व से पश्चिम क्रम जो है वो व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सबसे पूर्व में हाड़ौती का पठार, फिर ऊपरमाल का पठार, उसके बाद लसाड़िया का पठार, फिर भोराट का पठार। पूर्व से पश्चिम आता है तो हाड़ौती का पठार सबसे पहले, ऊपरमाल का पठार दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लसाड़िया का पठार, और सबसे पश्चिम में अगर बात करें तो भोराट का पठार। और अगर यही पश्चिम से पूरब कर दे, अगर पश्चिम से पूरब पूछ ले तो सबसे पहले भोराट का पठार, फिर लसाड़िया का पठार, फिर ऊपरमाल का पठार, फिर हाड़ौती का पठार सबसे पूर्व में है, ठीक है ना। चलिए, तो कैसा रहा है सेशन? कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए पवन सुत एकेडमी। थोड़ा सा सेशन लंबा है लेकिन एक पार्ट में आपको रिवीजन करने के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन कहीं नहीं मिल सकता। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए पवन सुत एकेडमी। राष्ट्र हित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम।